नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम सामने आते ही संगठन में बदलाव की तस्वीर साफ होने लगी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ऐलान के बाद इसे सिर्फ चेहरों में फेरबदल नहीं बल्कि पार्टी की बदलती रणनीति और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के असर के तौर पर भी देखा जा रहा है। नई टीम में जहां पुराने और भरोसेमंद चेहरों को जगह देकर निरंतरता का संदेश दिया गया है, वहीं कई नेताओं की जिम्मेदारियां बदली गई हैं और कुछ चर्चित नामों को संगठन की नई व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। नितिन नवीन की टीम में कुछ नेताओं को प्रमोशन मिला है तो कुछ को अहम जिम्मेदारियों से हटाकर नई भूमिका सौंपी गई है। यानी पार्टी ने अनुभव और युवा नेतृत्व के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। इसके साथ ही नई टीम में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व से लेकर सामाजिक समीकरणों तक का खास ध्यान नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी की इस नई टीम को संगठन विस्तार से ज्यादा आने वाले राजनीतिक मुकाबलों की तैयारी और पार्टी की नई दिशा के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। बात आज इसी खास मुद्दे पर। पार्टी का भरोसा बड़ी चीज होती है और कोशिश करूंगा कि ये जो भूमिका है इसके साथ न्याय भी करूं और 100% अपनी तरफ से मैं दूं। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा में मौजूद हैं सुमन शर्मा जी, बीजेपी से हैं। स्वागत है सुमन जी। कांग्रेस से हमारे साथ पंकज शर्मा जी हैं। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ सतीश पुनिया जी भी जुड़ेंगे, राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी से। लेकिन मैं शुरुआत सुमन जी आपसे ही करना चाहूंगी। नवीन टीम भाजपा की तैयार है और ये जो नाम थे बेहद खास थे, खासतौर से जब हम राजस्थान की बात करते हैं। क्या माना जाए, सिर्फ ये एक तरह से ये संगठन के विस्तार के तौर पर इस पूरी टीम को देखा जाए या आगामी विधानसभा या हम बोले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक मजबूत टीम की छवि के तौर पर देखा जाए? देखिए श्वेता, जब नितिन नवीन जी अध्यक्ष बने तो स्वाभाविक तौर पे उनकी टीम बननी थी और सारे जगह ये चर्चा का विषय भी रहा कि भाई इनको लिया जाएगा उनको लिया जाएगा। परंतु मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार का संतुलन बनाया है, युवाओं को भी अवसर मिला है तो अनुभव वाले लोग को भी जगह मिली है और जिन्होंने निरंतर पार्टी के लिए बढ़िया काम किया, अपनी परफॉर्मेंस दी, उन लोगों को भी जगह मिली है। बिल्कुल सुमन जी, आपसे मैं बिल्कुल आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा और चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन इस वक्त सतीश पुनिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय महामंत्री। सतीश जी, बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले तो आपको बधाई, राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर भाजपा की नवीन टीम में आप शामिल हुए और ये इस परिणाम को या इसे इस तरह से भी देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि सतीश पुनिया हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड रहे हैं। जो जिम्मेदारी दी गई उसे सफलतापूर्वक आपने निभाया। इस जिम्मेदारी को सतीश पुनिया कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मेरे को घर में भी घरवाली जो जिम्मेदारी देती है वो पूरी करता हूँ, इसलिए मेरी साख घर में भी बनी हुई है और पार्टी में भी है जी। सर आप चलिए मैं आपसे अगला सवाल हूं। और ये तो बहुत अच्छी भूमिका सर आप निभा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी मिसाल है कि पार्टी और घर दोनों को बैलेंस बनाकर कैसे बढ़ा जाए, तो सतीश पुनिया जी से सीखना चाहिए। लेकिन सर अब क्योंकि हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही चर्चा में रहा है। हरियाणा का परिणाम जहां सतीश पुनिया एक तरफ कि बीजेपी की सरकार बनी कि वहां कई सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन आपने वो कर दिखाया। सतीश पुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है और इस जिम्मेदारी पर जब नई टीम में शामिल किया गया है तो कैसा अनुभव आप कर रहे हैं? देखिए, मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता से जीवन शुरू किया था, वो चाहे विद्यार्थी परिषद हो, युवा मोर्चा हो या पार्टी हो। और कोशिश ये रही कि जो नेतृत्व जो भरोसा मेरे ऊपर करता है उस विश्वास को मैं बरकरार रखूं, उसमें कामयाबी दूं। और कई बार बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं, प्रतिकूलताएं भी हैं, लेकिन क्योंकि पार्टी अपेक्षा करती है कि परिणाम दूं, तो राजस्थान में भी और जब मुझे अवसर मिला हरियाणा में, और केवल हरियाणा नहीं, दिल्ली, बिहार, कर्नाटक, जहां भी पार्टी की अपेक्षा थी, कोशिश की कि मैं करूं और ईश्वर की कृपा थी, नेतृत्व का भरोसा था कि मैं उसमें कामयाब हुआ। जी
बिल्कुल। और सतीश जी, क्योंकि अब नई टीम बनकर तैयार है, इसको देखने का नजरिया भी दो है। ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ नितिन नवीन की नई टीम नहीं है, बल्कि ये वो टीम तैयार की है नितिन नवीन ने जो आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए एक 100% देने वाली है और ये जीत के लिए महत्वपूर्ण टीम है। क्या आप मानते हैं कि अगर इस लिहाज से, इस उम्मीद के साथ ये टीम खड़ी की गई है तो चैलेंजेस बहुत रहेंगे आप सभी के लिए? कई चीजों का आकलन धरातल पर होता है और कई चीजों का कागज पर होता है जी। ये जो टीम है ये धरातल पर भी और कागज पर भी उतनी ही संतुलित लगती है कि आने वाले भविष्य में चुनाव से लेकर संगठन को और अच्छा गढ़ने तक की जितनी जो जिम्मेवारियां हैं वो ये टीम अच्छे तरीके से पूरा कर सकती है। तो टीम के नक्शे से पता लगता है कि बहुत ही संतुलित, क्योंकि राजनीति में अनुभव की भी जगह है और राजनीति में ऊर्जा की भी जगह है। नितिन नवीन जी की इस टीम में वो संतुलन दिखता है कि लगभग ये वैसी टीम है जो टीम इंडिया की कल्पना क्रिकेट में करते हैं जो वर्ल्ड कप जीत के लाती है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और इसलिए भी क्योंकि जो ये 65 सदस्यों को प्रभार दिया गया है, इतना बैलेंस करना, तो इसके पीछे तो नजर आता है कि बहुत एक्सरसाइज की गई हो, अनुभव भी हो, युवा शक्ति भी हो, महिलाएं भी हो। और सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि मुस्लिम वर्ग को जगह नहीं मिलती, लेकिन इस टीम में वो भी शामिल है। तो क्या जो सवाल उठते थे बीजेपी पर, उस सवालों को नकार दिया गया है और उसका जवाब है ये टीम, बैलेंस टीम? जब जी, बीजेपी जब सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी की बात करती है तो उसमें जाति, पंथ, कौम और मजहब के इतर बात करती है। अपवाद स्वरूप कुछ चीजें ऐसी होती होंगी क्योंकि इतने बड़े देश में सभी तरीके के कुल, गोत्र, जातियां और भौगोलिक रूप से समावेश करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन फिर भी इस टीम में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक नक्शे की एकरूपता साफ तौर पर नितिन नवीन जी की टीम में दिखती है। ठीक है सर। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि बिल्कुल आपने एक बात भी कही थी कि जब जाति को लेकर सवाल उठा कि जाट नेता के तौर पर सतीश पुनिया को शामिल किया गया या जाट को प्रतिनिधित्व के तौर पर सतीश पुनिया इस टीम में नजर आते, इससे इतर आपने एक बात कही कि जाति जो होती है वो किसी भी व्यक्ति के लिए स्वाभिमान और विरासत होती है, लेकिन किसी टीम में शामिल करने के लिए उसका कार्य, उसका अनुभव, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो क्या सतीश पुनिया इसी हुनर, इसी काबिलियत की वजह से इस टीम में है? देखिए, बीजेपी जैसे बड़े विचार के साथ जुड़ना ये सौभाग्य है। जैसा सौभाग्य भारत में पैदा होना और पैदा होने के बाद ऐसे विचार से जुड़ना और फिर उसके लिए शिद्दत से काम करना। तो मैं मानता हूं कि किसी के लिए जाति, उसका कुल, गोत्र, उसका स्वाभिमान होता है। मैं भी किसान कौम से आता हूं जो लड़ाका है, देश के लिए लड़ती है, इस धरती को अन्नपूर्णा बनाती है। लेकिन किसी भी जाति के लिए, किसी गोत्र के लिए, किसी कुल के लिए आज भी और पहले भी और आगे भी देश सबसे पहले होना चाहिए और होगा। क्योंकि आज जिस तरीके की चर्चाएं चलती हैं उसको मीडिया, सोशल मीडिया ने व्यापकता जरूर दी है, लेकिन कुल मिलाकर आज जरूरत है कि हम सब लोग जातियों से इतर एक समग्रता के भाव से काम करें। तो बीजेपी जब सर्वस्पर्शी की बात करती है, व्यापकता की बात करती है, तो उसमें पूरा देश का नक्शा आता है, पूरे देश की जातियां आती हैं और कहीं ना कहीं उनका प्रतिनिधित्व किसी न किसी रूप से सबको मिलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सतीश पुनिया जी। जी जी भाई साहब प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपका टेलीफोन जैसे घोषणा हुई पैक था। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, घर आके आपको बधाई दूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई भाई साहब। लेकिन अब घर पहुंचिएगा सुमन जी। जरूर। बहुत शुक्रिया सतीश पुनिया जी, बातचीत के लिए। आप अस्वस्थ थे लेकिन फिर भी आपने वक्त निकाला, फर्स्ट इंडिया से बात की, और ये जरूरी भी इसलिए था क्योंकि सुमन जी आप अपनी बात पूरी करिए क्योंकि मुझे फिर रुक करना दूसरे मेहमान का भी। बहुत ही अहम बातों का जिक्र किया, लेकिन राजस्थान के लिए खास इसलिए जो होता है कि 4 बेहद खास नाम है जो इसमें शामिल किए गए। कोई तो बात है। देखिए, राजस्थान इसलिए बहुत मैं कहूँगी कि आज बहुत खुश है क्योंकि जितने भी नाम हमें मिले हैं वो सब अनुभवी नाम हैं। कोई ऐसा नहीं, एक भी नाम के लिए आप ये नहीं कह सकती हैं। जैसे वसुंधरा राजे जी को हम देखते हैं, उनके इम्पोर्टेंस को देखते हुए और राजस्थान के सिनारियों में देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत सही चयन हुआ उनका। और उसके साथ सबसे जो महत्वपूर्ण डॉक्टर सतीश पुनिया जी का आना,
उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखाया। जब भी उनको कोई दायित्व मिला उन्होंने उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया, जैसा आप कह रही थी। हरियाणा बहुत बड़ी चुनौती थी जो हम लोगों उन्होंने उसको दिखाया, और बंगाल भी गए, बिहार भी गए, सब जगह गए। राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। उसके बाद आप सुनील बंसल जी को भी हम लोग राजस्थान से ही जोड़ के देखते हैं, वो भी हमारे राजस्थान के ही हैं। बंगाल की जीत में उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही थी हम सब लोग जानते हैं। और वो एक तरह के हम लोग अगर कहें कि हमारे संगठन के वो चाणक्य हैं, उनकी रणनीति इतनी सटीक होती है कि रिजल्ट 100% मिलता है। उसके बाद राजेश मंगल जी हैं जो कोषाध्यक्ष बने हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि पूरे देश भर में राजस्थान को तो बहुत ज्यादा मिला है और बहुत संतुलित मिला है। सभी वर्गों को मुझे लगता है कि इससे राहत मिलेगी और संगठन बहुत उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। किसी भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है संगठन और केंद्र में किस तरह से राष्ट्रीय उसमें जगह मिलना, जिम्मेदारी मिलना। लेकिन पंकज शर्मा जी, अब बीजेपी का संगठन है, इनकी टीम है, नई कार्यकारिणी घोषित हुई है, लेकिन जितना बीजेपी के लिए इंटरेस्टिंग है जानना कौन कौन शामिल है, उतना ही कांग्रेस का भी इंटरेस्ट रहता है, भले ही बीजेपी का। लेकिन इस बदलाव को, इस नई टीम को कैसे देखते हैं? क्योंकि इसे तो सीधे तौर पर विधानसभा और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही आंका जा रहा है। कांग्रेस इसे कैसे देख रही है? नहीं, देखिए श्वेता जी, बीजेपी का ये आंतरिक मसला है कि उन्होंने अपनी टीम बनाई है, लेकिन ये देखने वाली बात है कि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लंबे वक्त बाद, क्योंकि 1.5 से 2 साल के इंतजार के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसके बाद लंबे इंतजार के बाद आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी आई, उसमें से राजस्थान के भी 4 से 5 लोग सम्मिलित हुए हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, सोचना पड़ेगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने अभी अपनी लीडरशिप में एक चुनाव लड़ा बांकीपुर में, बिहार में, और वो चुनाव क्योंकि विधानसभा का चुनाव था, वो चुनाव वो हारे, बुरी तरीके से चुनाव हारे। तो कहीं ना कहीं जो उनका नेतृत्व पर उस पर सवाल है। और आज जो टीम बनी है, इस टीम में भी अगर आप देखेंगे तो स्मृति ईरानी को वापस लिया गया, यूपी से आती है, यूपी में चुनाव 2027 में आ रहे हैं। हरीश द्विवेदी जिनको 2 दिन पहले प्रभार यहाँ का राजस्थान का भी दिया गया, उनको भी टीम में लिया गया। इसके अलावा आप देखेंगे विप्लव देव हों, तीरथ सिंह रावत हों, और जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, इनको भी लिए गए जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो लगता है कि एक नए लिफाफे में पुरानी टीम है। बहुत यंग टीम हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर एज वाइज भी देखेंगे तो बहुत कोई यंगस्टर कोई इसमें है नहीं। झूठ और प्रोपोगेंडा की राजनीति करने वाले, दुष्परिणाम फैलाने वाले अमित मालवीय को टीम से हटाया गया है। देखते हैं आगे, क्योंकि लगातार वो फेल हो रहे थे। जिस तरीके से देश में इस समय माहौल है, लगातार जो नीतियां केंद्र सरकार की, उन नीतियों का विरोध हर वर्ग कर रहा है, युवा कर रहे हैं, जैन जी कर रहे हैं, अल्फा और बीटा सब कर रहे हैं। और ये तमाम चीजें हैं जो दिखाती है कि समय जो सरकार है वो कहीं ना कहीं टीम में फिल्टर हुआ है कि जो नहीं थे रिजल्ट, या फिर बहुत सवालों के घेरे में थे, या कटघरे में खड़े किया जा रहा था, ऐसे कई ऐसे नाम, बहुत सारे ऐसे सवाल थे। और खुद सतीश पूनिया जी जो राजस्थान से आते हैं, क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे, और विधानसभा चुनाव हारने के बाद लगभग उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी। वापस वो मुख्य धारा में आए हैं, राज्यसभा सांसद बने हैं, और केंद्रीय नेतृत्व ने उनको संगठन में भी जिम्मेदारी है, राजस्थान के हैं, इसलिए बधाई। लेकिन मुझे लगता है कि अब सबको बहुत सारे, सुनिए देखो, आप बोल लीजिएगा, मैं मेरे हर इसलिए करना चाहूंगी कि इन्होंने बार-बार जिक्र किया कि जो हार गए, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बांकीपुर की सीट की अभी सतीश, इसमें गलत क्या बोला? बांकीपुर की सीट उनके नेतृत्व में हारे हैं, बांकीपुर की सीट उन्हीं के नेतृत्व में हारे। हार और जीत का विषय नहीं होता है। नहीं, क्यों नहीं होता? आपने कहा कि इसमें युवा कौन नहीं है, आप अगर जीत रहे हैं तो आप क्रेडिट लेंगे, पुराने ही नाम है। मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगी तो आपको पता चलेगा कि कितनी संतुलित टीम है। सुमन जी, ठीक है, ये जवाब लेते हैं ना राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है मिथिलेश जी। इस पूरी टीम को आप सबके अपने अपने आकलन है, और कोई भी टीम और एक एक व्यक्ति जब आप शामिल करते हैं, मजबूत टीम और एक ऐसा भविष्य के मद्देनजर तैयार की जाती है। इस टीम में क्या आप मानते हैं कि जो पुराने हैं उनका अनुभव, जो युवा है उनको प्रमोशन, ये देकर एक बैलेंस टीम बनाने की कोशिश की गई है, या आपको कहीं कोई कमी लगती है? महिलाओं को शामिल किया गया है, 12 करीब महिलाएं जो पूरी टीम में शामिल हैं। इसके अलावा मुस्लिम वर्ग से भी यहाँ पर सदस्य हैं। इन 65 सदस्यों को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से एक बहुत बैलेंस टीम उतारी है, लेकिन वसुंधरा राजे जी की मैं चर्चा करना चाहूंगा। 2 तरीके से चर्चा। एक तरीके से भाई 2 बार की मुख्यमंत्री रही, विदेश राज्य मंत्री रही, एमएसएमई मिनिस्टर रही, अमित शाह के साथ रही, नड्डा जी के साथ रही, अब नितिन नवीन जी के साथ रही। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में 2 तरीके के वे होते हैं। एक पॉलिटिक्स में होता है कि आप पॉजिटिव वे, और नेगेटिव वे में कहें तो कहीं डेकोरेटिव पेस, जो कोई मोमेंटो तो नहीं बना रखा कि हर टीम में आपको रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो इनका पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है उसमें केवल महामंत्री बैठता है। तो महामंत्री बैठता है, इसका मतलब केवल सतीश पूनिया जी टिकटों के निर्धारण में योगदान देंगे, वसुंधरा राजे जी उस पार्लियामेंट बोर्ड में नहीं बैठेंगे। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है
कि राजेंद्र राठौड़ के भविष्य पर क्या हमेशा ही सवालिया निशान लगा रहेगा। जिस अंदाज में आज राजेंद्र गुडा ने उनके घर पर घेराव किया और जो उनका बयान है वो कहीं न कहीं खींच तो दिखा रहा है कि इस टीम में नाम नहीं आया। एक और नाम है सीपी जोशी का, जो चर्चा में था कि सीपी जोशी का नाम आएगा, लेकिन सीपी जोशी का नाम चर्चा में नहीं आया। तो क्या पता वो मंत्री बन जाए, क्योंकि मन्नालाल जी को तो बना दिया एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां पूरे जो मेवाड़ इलाका है वहां से कोई मिनिस्टर नहीं है। लेकिन एक जो कांग्रेस के लिए सबसे चौंकाने वाला नाम है वो है रोहन गुप्ता। याद करो, किसी जमाने में अशोक गहलोत का सबसे राइट हैंड हुआ करता था, लेकिन यहां अगर आप थोड़ी भी उंगली कटाओगे तो आपको ताज पूरा मिलेगा। कांग्रेस में चर्चा है कि उस जमाने में अहमद पटेल, अशोक गहलोत और रोहन गुप्ता तीनों एक थे, और कहीं न कहीं जो दूसरी बार का लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस 77 में रुकी, उसमें रोहन गुप्ता का बड़ा अहम योगदान था। और अशोक गहलोत जी को भी मिनिस्टर बनाने में, कहीं न कहीं एक सीएम बनाने में बीजेपी लोबी का हाथ था। ये भी उस जमाने के कांग्रेसी कहते हैं। तो ये जो रोहन गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव बनाया, ये तमाम वो कांग्रेस से और अन्य पार्टियों से आने वालों के लिए एक जलेबी है कि आप बीजेपी के लिए एक बाल उखाड़ोगे तो हम आपके सर पे ताज पहना देंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो कहीं न कहीं जो राजेश जी को लिया गया है वो एक सीए हैं और कहते हैं ओम बिड़ला जी के खास है, और लेकिन बीजेपी के अंदर परफॉर्मेंस भी तो मैटर करती है ना। जिस तरह से आपने बात की राजेश गुप्ता की आपने बात की, बीजेपी में परफॉर्मेंस तो मैटर करती है। ऐसे तो कितने लोग शामिल हो गए बीजेपी में और आज कहीं ना कहीं हाशिए पर है, कोने में। हाशिए पे भी है तो हेमंत बिस्वा सीएम भी, ऐसा नहीं है। तो पश्चिम बंगाल के भी सीएम है, ऐसा नहीं है कि जो आए हैं वो शामिल है, उनका कुछ वैल्यू है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मैटर करती है। एक इंपॉर्टेंट चीज, अलका गुर्जर को बाहर निकाला गया जी, वो पहले थी। राधा मोहन अग्रवाल जी जो यहाँ के प्रभारी है वो बाहर गए। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जाट लोबी से दोगे, एक जाटों की बहू और एक जाट का बेटा। तो यानी कहीं न कहीं ये राजस्थान में साफ है कि जाटों में बीजेपी की पकड़ कमजोर हो रही है। उसका दो रीजन है। एक फर्स्ट रीजन है कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के फटकारे और हनुमान बेनीवाल की उमड़ती भीड़, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसको क्या वसुंधरा राजे निकाय और पंचायत चुनाव में बैलेंस करती है, ये एक इंपॉर्टेंट। एक और मैसेज है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली में अच्छी सेटिंग, जिस स्थिति में अभी राजस्थान में चुनाव नहीं 28 में है, लेकिन जिस हिसाब से राजस्थान को संगठन में तवज्जो मिली है उसमें कहीं न कहीं ये लगता है कि सत्ता और संगठन का मिला जुला असर है। और मुझे लगता है कि जल्द ही बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वंदे मातरम की गूंज दूर तक गई है। अगर वो कांग्रेस पर उंगली उठाते तो एक उंगली इनकी तरफ भी आ रही। तो कहीं न कहीं ये जो बदलाव की शुरुआत है ये बहुत लंबी और बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन वसुंधरा राजे जी के समर्थकों के लिए सोचना पड़ेगा कि उनसे ऊपर तो नहीं चलेंगे सतीश पूनिया जी, क्योंकि पार्लियामेंट बोर्ड में वही बैठेंगे। ये एक रियल फैक्ट है जिसे स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए जेमनी जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में कौन ऊपर कौन नीचे, हमारे संगठनात्मक बैठकों में ये नहीं होता कौन बैठेगा उस बैठक में, या कौन बाहर जाएगा या कौन ऊपर हो गया, ये महत्व नहीं रखता है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक क्रियाकलापों में अपने काम में क्या सीनियर क्या जूनियर ये नहीं होता है। उसके ऊपर आप वसुंधरा राजे को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कह रहे हैं कि कम आंका गया है, तो मुझे लगता है कि आपका एनालिसिस यहाँ ठीक नहीं है। आप यदि देखेंगे तो पहले महामंत्री का कार्य क्या होता है ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हो, उपाध्यक्ष का क्या कार्य होता है, उसको उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं बैठने का कारण छोटा आंका जाए तो ये गलत है। ये गलत है। सारी बैठकों में जाती थी, जिस बैठक में अपेक्षित थी सब में जाती थी, सारे बैठकों में जाती थी। कहना कि भाई सतीश जी आगे चले गए, वसुंधरा जी को पीछे कर दिया गया, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ, इसका मैं खंडन करती हूँ। और पूरी टीम में आपने खुद रोहन जी का जिक्र किया, मैं पंकज को भी इन्वॉल्व करूंगी इसमें। पंकज, रोहन जी की उम्र क्या है आप बताएंगे? आपने कहा था कि ये सारी चीजें पुरानी ही पुरानी सी है, युवाओं का नहीं है। युवा है नहीं, इसका मतलब आपके पास टीम उनकी उम्र क्या है ये बताओ। एक नाम नहीं है, और भी नाम विप्लव जिनका नाम ले रहे थे वो सारे नाम ऐसे थे। तो अनुभवी उंगली भी उठना शुरू हो गई। पंजाब से मनप्रीत बादल को लिया गया, उनके खिलाफ वहां लोग उनके ही संगठन वाले बोलने लग गए। ऐसा नहीं है कि अब ये जैन जी के आंदोलन के बाद एक चीज की तो तारीफ करनी पड़ेगी, इस मुल्क में एक असली डेमोक्रेसी आ गई है। जो ये एक काबिले तारीफ मैं कहूंगा
कि अब लोग खुलकर बोलने लगे हैं कोई चीज पसंद नहीं है, तो अब पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि आप जिसको ले रहे हो उसका क्या रेस्पॉन्स है। ठीक है पंकज जी। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि मिथिलेश जैमिनी जी ने बड़ा अच्छा आकलन किया, लेकिन ये आकलन इन्होंने राम माधव जी के लिए नहीं किया कि जो सस्पेक्टेड थे अभी यूएस इंडिया की जो कॉन्फ्रेंस थी अप्रैल 26 में, और उसमें उन्होंने बड़ा बयान दिया कि जितने कंसेशन करने थे, जितने सुन लीजिए ना, सुन लीजिए वाली बात मत करो, जितने कंसेशन थे, जितनी रिबेट थी हम दे चुके, उसके बाद में भी लगातार हमारे ऊपर ट्रेड इम्पोज किया जा रहा है। तो ऐसा उन्होंने सार्वजनिक तौर पे बयान किया जो सरकार के इतर था, और सरकार ने वापस उनको इंक्लूड किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि दबाव जो लगातार मोहन भागवत जी कहीं ना कहीं सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। जैन जी के मामले में उन्होंने बोला कि ऐसे भी किसी को देशद्रोही दहशतगर्द कह देना ठीक नहीं है, जो कि सरकार का लगातार पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन आरएसएस ने उसको अलग कहा। तो कहीं ना कहीं ये दबाव से सरकार पे नजर आता है। और देखिए ये सबसे बड़ी बात है, समझना पड़ेगा कि भाजपा के पास अभी पहले की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से जितने भी युवा नेता थे, जितिन प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो, आज अगर रोहन गुप्ता की भी बात कर लें तो रोहन गुप्ता हो, जयवीर सेठगुल, तमाम लोग कांग्रेस से गए हुए हैं। तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले अब कांग्रेस युक्त हैं। और आप देख लीजिए राजस्थान में जरूर जो बहुत सारे लोग जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए तो उनको अभी तक कहीं कुछ मिला नहीं है। ऐसे तमाम नेता हैं, तो मुझे लगता है कि उनको जो रिजल्ट और जो पार्टी के लिए बिल्कुल कुछ करके दिखाता है तो उसको भी इनाम मिलता है, तो ये उदाहरण है। लेकिन एक बात है, आपने राम माधव का जिक्र किया, स्मृति ईरानी, इन दोनों को टीम में शामिल करना। देखिए निश्चित रूप से कहीं न कहीं आरएसएस अपनी पकड़ मजबूत की है संगठन में, और दूसरा यूपी को बड़ा तवज्जो दी गई है, चाहे रेखा वर्मा हो, चाहे संगीता यादव हो, चाहे स्मृति ईरानी हो। जो नारी शक्ति का लिया गया है वो काबिले तारीफ है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि विद्यार्थी परिषद के बहुत सारे लिए गए हैं। इसका मतलब अब राजस्थान में चुनाव होने चाहिए यूनिवर्सिटीज की, क्योंकि ये बनेंगे नहीं तो आगे चलेंगे कैसे, ये अब सरकार को सोचना पड़ेगा। चाहे सुनील बंसल हो, चाहे राजेश मित्तल हो, चाहे और हो, चाहे सतीश पूनिया हो, तो ये चीज बताती है कि कहीं न कहीं जो आपका छात्र संगठन है वो लोकतंत्र का आधार है, और उस लोकतंत्र के आधार को मजबूत करने के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेजों में चुनाव होने चाहिए। ये एक मैसेज है संगठन की। क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा, मुझे एक कमेंट जरूर चाहिए एक सवाल पर मिथिलेश, सबसे पहले आपसे, ये जो टीम है क्या सिर्फ चेहरे बदले हैं या बीजेपी की रणनीति भी बदली? इसे सिर्फ संगठन के विस्तार के तौर पर देखा जाए या चुनावी तैयारी के तौर पर? देखिए ये पूरी तरह 2029 तक की टीम है। 28 में राजस्थान में लोग विधानसभा के चुनाव है, लेकिन पूरी तरह, क्योंकि 2029 का रण जो वर्तमान हालात है उसमें भीषण होगा। ये साधारण रण नहीं होने वाला, ये 54 और 77 और 99 वाला खेला नहीं है। अब खेला बड़ा भारी है, और इस भारी खेले में आपको अपने बेस्ट टीम के खिलाड़ियों को उतारना पड़ेगा, जब तो गोल कर पाओगे, नहीं तो टीम इंडिया में चक दे इंडिया नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए चक दे इंडिया की टीम मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की ये टीम बहुत ही नितिन नवीन जी ने तो कहा था मेरा बूथ सबसे मजबूत, और चुनाव में उनका बूथ हार गया करने की चेष्टा की है, हर राज्य को मिला है। इसलिए मुझे लगता है कि पूरी एक संतुलित टीम है, अनुभवी और युवाओं के साथ मिलके पूरी धमक के साथ पूरे देश भर में ये टीम। स्मृति ईरानी के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि स्मृति ईरानी जी को लेना आप लोग के लिए हो सकता है क्वेश्चन मार्क हो, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बंगाल के इलेक्शन में आपने देखा उन्होंने अपने संगठन के अनुभव की पराकाष्ठा की, और उसी का ये परिणाम है जो आप बार बार कह रहे हैं। नहीं, राजेंद्र जी ने भी की थी, राजेंद्र जी ने भी की थी, ये नहीं कह रही कि नहीं की थी, लेकिन किसको कैसे कितनी जगह मिली। तो अभी दरवाजे बंद थोड़ी हो गए राजनीति के, राज्यसभा में लिया, अभी दरवाजे बंद नहीं है। सवाल तो उठता है कि राजेंद्र राठौर को अभी कितना इंतजार, राजेंद्र राठौर को अभी कितना इंतजार करना पड़ेगा, सवाल तो उठेगा। फाइनल कमेंट पंकज। नहीं देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ और राजस्थान में जो राजस्थान की सरकार है इसके कुशासन के खिलाफ लगातार जनता की आवाज़ बुलंद है। आप देखिए अभी एबीवीपी की बात मिथिलेश जैमिनी जी कर रहे थे, लेकिन एबीवीपी कहीं भी नजर नहीं आई। पूरे देश में लगातार जैन जी हो, युवा हो, लगातार अपना आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, लेकिन कहीं भी नजर नहीं आई। ये दिखाती है कि ये सरकार की जो संगठन है ये कहीं ना कहीं अब खामोश हो चुके हैं। और 2029 से पहले क्योंकि हम लगातार जनता के मुद्दे की आवाज उठा रहे हैं, और राजस्थान में देख लीजिए ना आप शिक्षा के क्या हालात हैं कि कल ही उन्होंने एक ऑर्डर निकालना पड़ा इनको कि वो किसी भी कैमरे की जद में नहीं आएंगे, स्कूल नहीं आएंगे, जबकि 3700 से ज्यादा स्कूल जर्जर है। ये तमाम चीजें दिखाती कि राजस्थान सरकार फेल है और ये केवल चेहरे बचाने की तरीके नजर आते हैं। केंद्र के और बीजेपी की टीम को लेकर बात करें क्योंकि वक्त खत्म, लेकिन एक कमेंट मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मूवमेंट के बाद में और
कहीं न कहीं संगठन में असर आया कि पहली बार प्रोफेशनल्स को बहुत शामिल किया गया है, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे प्रोफेसर्स हो। तो कहीं न कहीं अब बीजेपी के समझ में आ गई कि इंटेलेक्चुअल लोग ही आपके संगठन को चला सकते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग ही इस देश को चला सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपने जो बात वसुंधरा राजे को लेकर कही, आप ऐसा लग रहा है आप ये कह रहे कि हर बार वही क्यों, तो आपको उन पर कोई डाउट है या आपको लगता है मजबूरी है उन्हें लेना? देखिए, मजबूरी है या उनका समझौता है, आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि उनके बेटे को भी पॉलिटिक्स में रहना है। लेकिन ये एक कड़वी सच है कि 2029 में क्या होगा, वसुंधरा राजे जी का क्या चलेगा, ये एक इंपॉर्टेंट है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी का है। समय किसका है? समय किसी का नहीं रहा तुलसी, समय तो हमने देखा है। तुलसी नर का क्या बड़ा समय, बड़ा बलवान, बड़ा समय, बड़ा बलवान, भीलन स्थिति यही बताता है कि राजस्थान हो या देश भर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अटल बहुत बिहारी उज्ज्वल वाजपेयी ने है। यही कहा था कि सियासत सत्ता किसी की नहीं होती है, सत्ता का चरित्र यही होता है। नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है, कब कौन अर्श पर, कब कौन फर्श पर, कुछ नहीं कहा जा सकता राजनीति में। कब किसके बहुत अच्छे दिन आ जाए और कब किसी को इंतजार लंबा करना पड़ जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, भाजपा की नवीन टीम बनकर तैयार है, 65 बेहद अहम चेहरे, और इसका आकलन भी हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है कि आखिर जिन्हें बाहर किया गया क्यों, जिन्हें शामिल किया गया उन्हें किस तरह का रिवार्ड दिया गया है, महिलाओं की कितनी यहाँ पर संख्या रही है। जिस तरह से बताया जा रहा है 1 दर्जन महिलाओं को शामिल किया गया, ये बहुत अच्छा मैसेज है। जहां महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उन्हें आप मौका भी दे रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी भी दे रहे हैं, ये टीम नजर आता है। लेकिन एक बेहद अहम सवाल ये है कि क्या वाकई में ये टीम नई ऊर्जा से भरपूर टीम है या फिर पुरानी संगठनात्मक टीम में कुछ चेहरे बदलकर इसे नए करने की कोशिश की गई, और क्या वाकई में इसे विधानसभा या फिर हम बात करें लोकसभा 2029 के मद्देनजर इतनी मजबूत टीम को बनाया गया है, एक एक व्यक्ति को इसमें लिया गया और जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है उसमें क्या, और जो 65 नाम शामिल किए गए, क्या वाकई में सभी इस पर एकजुट एक साथ है और मान रहे कि परफेक्ट टीम है या फिर कुछ कमी नजर आती है? तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि कोई भी टीम मजबूत कितने भी आप बनाओ वो किस तरह से परिणाम देती है उस पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन इतना जरूर है कि बड़ी उम्मीद के साथ भाजपा की नवीन टीम बनकर तैयार है। देखना होगा कि ये कैसे जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरती है। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।